हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जान चुके हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में जाना था कि कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो मटेरियल्स के कैटेगरी के बारे में बात किए थे, उसमें बात किए थे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। तो हमने कंडक्टर के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टीज़ थे, उसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना। कंडक्टर में ये जाना कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत उसको लेकर के जाते हैं तो उसके चार्जेज जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, पूरी की पूरी चार्ज, जिसके कारण इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इंड्यूस्ड होता है। और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था। और वो तब तक चार्जेज पोलराइज होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया है। तो वो चीज़ें, तो ये चीज़ें था। अगर आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ा सा पिछला वीडियो लेक्चर देख के आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज की क्लास में हम लोग जो चर्चाएं की थी डाइलेक्ट्रिक का, इंसुलेटर का, आज हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा डाइलेक्ट्रिक पर बात करेंगे एंड पोलराइजेशन। आज हम बात जो करेंगे ये दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर भी थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर है, आपको समझने की ज़रूरत है। बुक को आप पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक को समझेंगे, उसके बाद पोलराइजेशन पे चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले होता क्या है, इस बात को समझते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, डाइलेक्ट्रिक जो है एक इंसुलेटर होता है। दूसरी बात, मैं जितनी बातों को लिखूंगा उसको हम लोग जस्टिफाई भी करेंगे कैसे होता है। डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस्ड करते हैं व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल electric field, then it forms electric dipole moment and also induced internal electric field in opposite to the external electric field. External electric field. So it reduces the effect of
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जो बोला कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होते हैं, और जब हम उस इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, डायपोल मोमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो और उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा था कंडक्टर में भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, लेकिन वो इतना बना था कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे वो उतना नहीं बनेगा जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका भी कारण बताएंगे। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को जरूर कम करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनेगा। तो सबसे पहली बात जिसके कारण क्या होगा, रिड्यूसेज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक इज ए इंसुलेटर when placed in external electric field, then it reduces the effect of external electric field due to induced internal electric field। मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम कर देता है। ये चीज़ें आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में जाना था। डाइलेक्ट्रिक भी एक क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है, जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये सारे चीज़ें को आज हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक के बारे में आप समझ गए, और डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के बारे में तो आपको पता ही है, इसके पास क्या होता है, काफ़ी बहुत कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इंसुलेटर तो आपको पता ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, दैट सब्सटेंसेस व्हिच हैज very very less number of free electron, but this substances placed in external electric field, then it reduces the effect of external electric field due to induced internal electric field। ठीक है, और दूसरी बात है, आप क्या कह सकते हैं कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस कीजिएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाएगा। तो ये सारे चीज़ें को आज हम लोग देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में इतनी चीज़ें हम लोगों ने जाना, तो आप इस चीज़ को एक बार देख लीजिए, और मैं इस सारे चीज़ों को बताएंगे ये सब कैसे होता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे और इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने जाना, और मैं एक बार फिर से डेफिनेशन पे आऊंगा लास्ट में। तो चलिए, सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए आप पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। आप लोगों को पोलर नॉन पोलर तो पता होगा क्या होता है। पोलर किसको कहते हैं, which has dipole moment, that molecule या फिर that dielectric which has dipole moment, which has परमानेंट डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। इसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डज नॉट coincide each other। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट का ये, या फिर कह सकते हैं कि जिसके सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस होगा तभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बनेगा, डायपोल मोमेंट क्रिएट होंगे, तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करता है। तो इसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल या फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके एग्जांपल आपको मिलेंगे, आप ले सकते हैं H2O को, HCl को, तो ये सारे आपको पोलर हो जाएंगे, ETC आप कह सकते हैं। ठीक है, HCl में आप देखिएगा और Cl, इसके बीच में आपको डायपोल मिलेंगे, ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव, और इस डायपोल का डायरेक्शन जो होगा ये होगा। आपको पता है डायपोल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक से नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दूसरा H2O की अगर बात कीजिएगा, H2O में क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट का आपको मैंने डायरेक्शन बताया। अब देखिए H2O की बात कीजिएगा तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, इसका भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायपोल होगा, ये डायपोल होगा। ठीक, और इस दोनों का नेट डायपोल क्या होगा, ये हो जाएंगे नेट डायपोल मोमेंट। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि इसका डायपोल क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इसका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट को P से लिखते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। हम इस तरह यूज़ नहीं करेंगे, आप समझिए पोलर को हम आज जो यूज करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक स्लैब है और यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं के बीच में इस तरह से होता है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे ये रैंडमली क्या होते हैं, मोशन करते रहते हैं। ठीक है, मोशन क्यों करते हैं, तो आपको पता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में इसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली इन मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का आपको मैंने एग्जांपल भी बताया। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, पोलर सब्सटेंसेज वो होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वह एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे क्या होते हैं, कॉन्साइड नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, आपको मैंने बताया, इसके डायरेक्शंस को बताया, तो ये चीज़ें पोलर के बारे में थे। मिटाना। अब नॉन पोलर पे चलते हैं। नॉन पोलर में क्या होगा, विच हैज नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ईच अदर। इसके एग्जाम्पल को आप क्या लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन को ले लीजिए,
इसके एग्जांपल में आप ऑक्सीजन को ले लीजिए, इट ऐसे। चलिए, आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे नॉन पोलर के लिए, वो इस तरह का डायग्राम यूज करेंगे। तो आप समझ जाइए कि नॉन पोलर है। आप इसमें देख रहे होंगे कि दोनों जो है एक पॉइंट पर ही सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव लाई कर रहा है, ठीक। तो ये वो पोलर था, ये नॉन पोलर था, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आपने जाना कि उसके पास नॉन पोलर में, पोलर में क्या था, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था। इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को। ये तो चीज़ें थी पोलर और नॉन पोलर के बारे में, इसके बारे में आप जानते भी होंगे और आज आपका रिमाइंड भी हो गया। अब हम चलते हैं कि इस पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे मैंने जो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी बताई, जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, पोलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नॉन पोलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बात को जानते हैं। तो हेडिंग दीजिए पोलर चलिए इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले पोलर का केस देख लेते हैं, उसके बाद नॉन पोलर का देख लेंगे। क्या हमने जो पोलर पढ़ा उसका केस देख लेते हैं। तो पोलर का केस देख के क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स को आपको मैंने बताया कि कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, ये सपोज कीजिए एक स्लैब है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से, रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस करेंगे, सॉरी, तो क्या होगा, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। आपके लिए मैं एक बार बना देता हूँ उससे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कोई दिक्कत? आप समझ जाइएगा अगले टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट से लिखते हैं। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले वीडियो लेक्चर में हम इसको ई नॉट से ही लिखे थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखिए अब क्या होगा, फेनोमेना क्या होगा। थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकते हैं मॉलिक्यूल के, ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाएंगे तो इस पर टॉर्क लगना चालू हो जाएगा। ये टॉर्क क्या करेगा, आपको पता है कि टॉर्क लगता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे के अंतर्गत लेके जाएंगे, तो ये टॉर्क क्या करेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डायपोल क्या करेगा, ट्राइज करेगा टू अलाइन, मतलब ये सारे क्या होंगे,
देखिए अभी भी थर्मल एनर्जी इसका अपोज करेगा, लेकिन उतना थर्मल एनर्जी का इफेक्ट नहीं होगा कि इसको अलाइन करने से स्टॉप कर दे। तो थर्मल एनर्जी तो उस समय भी काम करेगा, लेकिन थर्मल एनर्जी का इफेक्ट काफी कम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे जो हैं अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आप समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना तगड़ा रहेगा उतना ज्यादा इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से वो अलाइन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये अलाइन हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये इस पे जो जैसे ही इसको प्लेस्ड किए इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किए, तो इसमें क्या हो गया, टॉर्क की वजह से ये अलाइन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे मॉलिक्यूल्स देखिए रैंडम डायरेक्शन में थे। तो जनरली क्या होता है, इस तरह को हम कहते हैं, इस तरह सब एक यूनी डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। यहां पर देखिए पोलर में इसका तो डायपोल मोमेंट, आप एक चीज और समझिए, इस कंडीशन में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है। इंडिविजुअल जो आप कह सकते हैं एटम है उसका, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट क्या है, नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। नेट डायपोल मोमेंट क्यों 0 है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए रैंडम मोशन कर रहा, तो एक दूसरे के इंडिविजुअल अलग अलग का देखिएगा तो इसका भी डायपोल मोमेंट है, इसका भी है, इसका भी है, इसका सबका, लेकिन इंडिविजुअली आपको डायपोल मोमेंट मिलेगा। लेकिन नेट डायपोल मोमेंट की बात कीजिएगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है और रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल करके क्या हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोलर मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल जो एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल एटम का क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। आप एटम लिख दीजिए या फिर इंडिविजुअल पार्टिकल लिखिए, उसका डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन नेट डायपोल मोमेंट की बात कीजिएगा तो क्या होगा, पार्टिकल का ये, एटम का ये। ठीक है, तो आप जो है इंडिविजुअल पार्टिकल का डायपोल मोमेंट 0 होगा और नेट डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल पार्टिकल का डायपोल मोमेंट होगा, बट नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इसका इंडिविजुअल पार्टिकल का तो डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल पार्टिकल का भी डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, और नेट डायपोल मोमेंट भी होगा। मतलब इस केस में इंडिविजुअल पार्टिकल का तो डायपोल मोमेंट है ही, नेट डायपोल मोमेंट भी होगा। अब नेट डायपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ नेट डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स को प्लेस करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग होगा, सबसे पहला चेंजिंग तो होगा वह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टॉर्क ऑन दिस मॉलिक्यूल and tries to align each particle in the direction of electric field. And second point कि प्रत्येक
इंडिविजुअल पार्टिकल का तो डायपोल मोमेंट है ही पहले से, लेकिन यहां पर क्या होगा, ओवरऑल भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, वह इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां तक बात क्लियर। अब आपको जो एक डेफिनेशन मैंने दिया डाइलेक्ट्रिक का, उसमें आपको बताया था कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा, जो कि मैंने बताया था। ठीक है, डेवलप हो जाते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये तो हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोगों ने जाना। आपने ये भी जाना कि आपको पता है सबसे पहले कि डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वह क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के पास में उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के कारण आपको यह भी बताया गया था इंसुलेटर में जो होता है पेरेंट्स एटम को चार्जेज छोड़ते नहीं, नेगेटिव चार्जेज हो पॉजिटिव छोड़ते नहीं। तो ये पेरेंट एटम के साथ ही एक दूसरे को क्या करते हैं, पोलराइज करने की कोशिश किया अपने अंदर ही। सबका अपना अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को, तो यहां पर आप कह सकते हैं इस फिनोमेना में ओरिएंटेशन हुआ। क्या हुआ, देखिए आप कुछ इस तरह से था और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया था आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन हुआ किसका, मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन हो गया, पार्टिकल का ओरिएंटेशन हुआ, तो सारे एक लाइन में अलाइन कर गए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि सारे पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन कर गया, तो इस घटना को कहते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। सारे पार्टिकल अगर एक लाइन में अलाइन कर गया तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, इस बात को आप जान गए होंगे, इसको लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो फील्ड की जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, अलाइन होगा, और वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलाइन होने की कोशिश करेगा ड्यू टू टॉर्क। तो ये तो पोलर के बारे में हो गया। आपने देखा क्या चेंजेज हुआ, यहाँ पर इंडिविजुअल का डायपोल मोमेंट था, नेट डायपोल मोमेंट 0 था, यहाँ पर इंडिविजुअल का भी हुआ और नेट डायपोल मोमेंट भी हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं, नॉन पोलर पे चलते हैं। नॉन पोलर में देखते हैं क्या होता है। इसका तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, अब वहां पर देखते हैं क्या होगा। नॉन पोलर में देखते हैं क्या होगा। नॉन पोलर के बारे में आपको मैंने बताया कि कुछ ये है, ठीक है। जैसे आप प्लेस कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दे दें, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगा। आपको पता है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड है, दोनों इस तरह से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, आप समझ लीजिए इस तरह से दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगा। स्ट्रेचिंग के कारण नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, स्ट्रेच के, दोनों को स्ट्रेच हो करके अलग अलग हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी।
अब यहाँ पर तो कहिए आपको तो पहले से पता है नॉन पोलर है तो इसके पास में डायपोल 0 है, डायपोल मोमेंट 0 है, क्या है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव होने से यहाँ पर इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट भी आया। इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट भी आएगा, हुआ कुछ, और ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट भी यहां पर क्या था, डायपोल मोमेंट 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं था, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड किए तो उसमें क्या हो गया, सेपरेशन आया, और क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है, सॉरी नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेच करने की कोशिश करने लगा। स्ट्रेच मतलब, तो यहां पर क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड charges stretch and negative charges in the opposite direction of electric field। देखिए डायपोल बना, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। लेकिन क्या होता है नॉन पोलर में, स्ट्रेचिंग होता है एटम्स का, एटम्स का स्ट्रेचिंग होता है, जिसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेच करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इन द, कोई दिक्कत, इस तरह की घटना देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोगों ने जाना कि चार्जेज यहां पर भी पोलराइज होने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक हमें लगता है कोई दिक्कत हो, और इस तरह से हो जाता है। तो आपको मैंने बताया इस, फिर अगर कंप्लीटली इस तरह से होता है तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर आइसोट्रॉपिक, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत, ये चीजें आपने देखा। अब आप सोचिए कि जब आपको डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन दिया मैंने, तो उसमें क्या बताया कि जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करते हैं तो क्या डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, डायपोल मोमेंट आ जाते हैं। ठीक है, यही चीज तो मैंने बताया। अब आप आगे आपको समझना है कि सब के अंदर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिड्यूस होगा, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे। मिटा दें, चलिए। ये चीजें तो आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में जाना कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक में पोलर और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम प्लेस्ड करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। अब हम लोग एक टर्म और जो हम लोग लिखे थे, याद कीजिए, पोलराइजेशन। आप लोगों को याद आया, लेक्चर के शुरू में ही हमने लिखा था पोलराइजेशन। उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक बार फिर से लास्ट में डाइलेक्ट्रिक के डेफिनेशन पे आएंगे। जब सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लेंगे तब हम लोग एक बार फिर से डाइलेक्ट्रिक के डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, चलिए। आपने दोनों जनरल केस को समझा, दोनों केसेज को समझा कि पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है। हम एक जनरल केस ले लेते हैं
आपने देखा कि दोनों केसेज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करने के बाद आपने जो देखा कि कुछ इस तरह के सिचुएशंस बन रहे थे। कब? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर रहे थे। क्या कोई दिक्कत? कुछ इस तरह के सिचुएशन बने थे। सबके पास में इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट था। पोलराइजेशन को P से लिखते हैं और ये P डायपोल मोमेंट को भी P से लिखते हैं। आप लोग धोखा नहीं खाइएगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा मेंशन कर देता हूँ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। P ये जो डायपोल मोमेंट के लिए हम P यहाँ पे लिखेंगे, वह लिखेंगे इसको स्मॉल p से स्मॉल p लिखिएगा ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल सके। ये है किसके लिए? स्मॉल p डायपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, पहले एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को। और बड़ा p लिखिएगा, बड़ा P आप लिखिएगा किसके लिए? पोलराइजेशन के लिए। पहले इस बात को कहे कि बाद में आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। हमने डायपोल मोमेंट के लिए छोटा p लिखा है, p का साइज छोटा कर दिया है, और पोलराइजेशन के लिए p का साइज बड़ा कर दिया है। ठीक है, अब देखिए पोलराइजेशन जो डिफाइंड है वह डिफाइंड है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। समझ में आया आप लोगों को? आप देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट होगा, इकाई वॉल्यूम पर जो डायपोल मोमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोलराइजेशन कहेंगे। दैट मीन्स इस बात को ऐसे समझिए कि इकाई वॉल्यूम पर कितना पोलराइजेशन हुआ, कितना पोलराइज हुआ, दैट मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो सेपरेशन हुआ इकाई वॉल्यूम में कितना हुआ। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा? पोलराइजेशन किया। पोलराइजेशन को मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, P वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। P छोटा p आपको पता है क्या है, और वॉल्यूम भी। आप लोगों को यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बगल में आप लिख लीजिएगा। आप अपने आप को समझने के लिए कि आप ये स्मॉल लिखे हैं और ये बिग लिखे हैं। यहाँ पर आप लोग बाद में रिवाइज भी किए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये चीज़ को पहले मेंशन कर दिया। अब डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जो होगा वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का होगा। कोई दिक्कत? यहाँ से हम छोटा p लिख रहे हैं, ये हुआ छोटा p, इसको इधर कर दीजिए, तो छोटा p इक्वल टू p बड़ा इंटू v लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? डायरेक्शन भी बता दिया, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही पोलराइजेशन का डायरेक्शन होगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा आप देख रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बता दिया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गया कि पोलराइजेशन क्या होता है। अब एक बात को और समझिए, आपने जो दोनों केसेज में देखा कि पोलराइजेशन जो होता है वह क्यों होता है। पोलराइजेशन, सबसे पहली बात तो आप देख रहे हैं कि जब आपने पोलर का केस लिया था उसमें पोलर पहले से था, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स ही थे। उसमें क्या हुआ? नेट डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिला। शुरुआत में नेट डायपोल मोमेंट नहीं था। क्यों नहीं था?
इसका कारण ये था कि थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन कर रहे थे, और रैंडम मोशन के कारण क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे, जिसके कारण नेट डायपोल मोमेंट क्या था, 0 था। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने प्लेस किया तो उसके अंदर नेट डायपोल मोमेंट आया। कोई दिक्कत यहां तक? तो आपने देखा कि पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक टॉर्क की वैल्यू होगी। इलेक्ट्रिक टॉर्क बढ़ेंगे, टॉर्क बढ़ने के कारण जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा या स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, तो यानी कि आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि ये जो पोलराइजेशन है, मिटा दें इसको, आप समझ गए होंगे पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट। थोड़ा सा और आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो पोलराइजेशन जो है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और कैसे डिपेंड करता है इसको भी देख लेते हैं। ये बड़ा पी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ा पी क्या है। पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, मैं बार बार लिखते आया हूं तो यहां पर भी ई नॉट लिखता हूं। ठीक है, समझिए? कोई दिक्कत? वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहां से ई नॉट आप समझ गए होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैंने किया। तो P जो होगा, अब आप जब प्रोपोर्शनलिटी को तोड़िएगा तो आप होगा एक्साई ई। ये एक्साई को कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल होता है ई का, और ई क्या है? एक्स। जब प्रोपोर्शनलिटी को तोड़िएगा तो क्या होगा? एक्स ई, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब आप एक्स ई को भी यहां से लिख सकते हैं। मिटा दें इसको, इस साइड मिटा देते हैं। अब यहां से एक्स ई को आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पी आपको पता है कौन सा है, मैं बार बार पी इधर कर लीजिए तो ई हो जाएगा। ये आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां से इसको ऐसे की। कोई दिक्कत? आप फिर कह सकते हैं पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कोई दिक्कत? ये चीज़ें आपको पता चल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, ये क्या होता है? चलिए मिटा दें। चलिए, यहां तक आप लोगों ने समझ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक
उसको भी समझ लेते हैं, जिससे एक और क्लियर होगा बातें कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस की बात किए तो कैसे किए। अब हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन P एंड सिग्मा। P क्या है? पोलराइजेशन है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? आप लोगों ने जो केसेज देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर मैं बात कर रहा हूँ वही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने जो देखा वो क्या देखा? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। आपने देखा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज या तो ओरिएंट हो गए या तो स्ट्रेच हो गया। दोनों केसेज आपने देखा, दोनों केसेज में रिजल्ट यही आया था। इसलिए मैंने बोला या तो ओरिएंटेशन या तो स्ट्रेचिंग। दोनों केसेज में ये रिजल्ट आपके सामने था। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए ये ऐसे काफ़ी सारे बीच में मॉलिक्यूल हमने छोटा बनाया फिगर, तो इस तरह से काफ़ी सारे होंगे, इसके बीच में भी होंगे माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये सारे माइनस प्लस जो है बीच का कैंसिल आउट हो जाएगा। एक के माइनस, एक के प्लस से दूसरे का माइनस, एक के प्लस से दूसरे का माइनस, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बीच में जितने भी चार्जेज होंगे, एक का प्लस दूसरे का माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और हो बचेंगे क्या? बचेगा ये एज ए रिजल्ट, वो ये बचेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज बचेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हमने सिग्मा लिया है चार्ज पर यूनिट एरिया को। ठीक है, और दूसरी बात ए जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल हमने इसका लेंथ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं इस कहानी पर। आपने अभी जो पढ़ा उसको हम लेकर के चलते हैं आगे, तब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करूँगा। ध्यान से समझिएगा। P इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा मैं उस चीज़ को ला रहा हूँ। P इज इक्वल टू छोटी p इंटू क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्जेज, और P क्या है ये आपको पता है। P है पोलराइजेशन। क्या है? P है पोलराइजेशन, और ये आपको क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को जो पढ़ना है, आप लोगों ने जो पोलराइजेशन का डेफिनेशन पढ़ा, वो डेफिनेशन पढ़ा कि डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो आपने पढ़ा P इज इक्वल टू P बाय, ये P क्या है? डायपोल मोमेंट है बाय V। अब देखिए इस दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में कितना चार्ज है वो निकालना। यहाँ पर देखिए सिग्मा पर यूनिट एरिया पर चार्ज है, तो टोटल एरिया पर चार्ज Q इक्वल टू क्या कह सकते हैं? सिग्मा इंटू ए कह सकते हैं, टोटल एरिया पर चार्ज होगा।
और डायपोल को डिफाइन कर, डायपोल मोमेंट को लिखने के लिए क्या करता है, चार्ज इनटू लेंथ। आपको पता होगा डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ होता है। ये तो हमको चार्ज पता चल गया, लेंथ इसके बीच का कितना है, ए है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट की वैल्यू सिग्मा ए एल, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि बड़ा P इज इक्वल टू दिस एंड दिस कैंसिल, P इज इक्वल टू हो जाएगा रो। यहां से आपने एक और चीज जाना, क्या जाना कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई दिक्कत? किसके लिए? जब ये किसके लिए होगा, जब क्या होगा, लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक होंगे। लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक का मतलब सारे चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएंगे या फिर स्ट्रेचिंग हो जाएंगे। ये किसके लिए होगा, फॉर लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत? आपने ये रिलेशन को भी आप लोगों ने जाना। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि ई नॉट है, क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। मिटा देते हैं ये सारी चीज। अब समझते हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कैसे हो जाता है डाइलेक्ट्रिक में, ये चीज देखते हैं। अब आप देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आपको तो पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं होता है इसमें। तो आपने ये भी देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वह उतना ज़्यादा नहीं होगा। इतना होगा क्या? क्यों नहीं होगा? इसका रीजन ये है कि ये जो नेगेटिव चार्जेज और पॉजिटिव चार्जेज हैं, ये कुछ एटम्स के चार्जेज हैं, बाकी जो इसके बीच में कैंसिल हो गए बहुत सारे चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ज खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इतना चार्ज से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ इससे बहुत कम होगा। तो ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कम करेंगे। कंडक्टर में क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को ख़त्म कर देता था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइनली आप कहिएगा तो ई नेट हो जाएगा, वह होगा ई नॉट माइनस ई आई। कोई दिक्कत? आपने देखा कि मैंने जो डेफिनेशन बोला, डेफिनेशन के अंदर डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी को जो मैंने लिखा डेफिनेशन में, वो लिखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्राई करता है क्या करने का, रिड्यूस करने का, और रिड्यूस करता है। तो मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज सब्सटेंसेज या फिर दोज इंसुलेटर in which no free electron, ठीक है, almost no free electron, but placed in electric field then form electric dipole moment, okay, and also tries to
डिक्रीज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि इसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत? आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस किया था, ये चीज़ जाना। पोलराइजेशन क्या था, ये जाना। पोलराइजेशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या था, वो चीज़ आपने जाना। आपने क्यों देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, आपने क्यों देखा चार्ज का ओरिएंटेशन होता है, आपने ये भी देखा कि क्यों ऐसा होता है कि चार्ज स्ट्रेच होते हैं। ये सारे केसेज को आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में जाना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको समझिए और बुक को पढ़िएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा कैपेसिटर का। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक का यूज, हम एक बार जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो देखेंगे उसका क्या इफेक्ट है। एक बार फिर से इसकी चर्चाएं होंगी, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे इसको दिक्कत ना हो। हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर की कहानी के बारे में जाना और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर पे चलेंगे। और इस वीडियो लेक्चर का एक पार्ट जो बच गया, जो पिछले वीडियो लेक्चर का था, वो था सेमीकंडक्टर। वो आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के साथ।